हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित परदेशी और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब मौका आ गया है पेपर सॉल्व करने का। तो जेईई मेंस 2020 का फर्स्ट पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे पास आ चुका है। तो इस मेमोरी बेस्ड पेपर को ही बच्चों हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जेईई मेन 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ठीक, ये हम लोग करने वाले हैं आज। 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर है जो 9:30 से 12:30 के बीच में हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन 3 आवर था, मैक्सिमम मार्क्स 300 है और पेपर है फिजिक्स। ठीक है, चलो तो आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर 2 मैग्नेट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 2 मैग्नेट्स P एंड T। P इज यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट। अब ध्यान से देखो कि ये जो P है इसको कैसे यूज किया जा रहा है। P इज यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट। ठीक, इस P को हम यूज कर रहे हैं एज परमानेंट मैग्नेट एंड T यूज्ड एज इन ट्रांसफॉर्मर। T यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। T जो है वो यूज हो रहा है, यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, T का यूज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में। अब ये समझते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स की क्या खासियत होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है देन करेक्ट ऑप्शन इज, तो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हमें समझना है कि कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो कोर्सिविटी वो एक टर्म होती है जो ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है या कितना देर से मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर कोर्सिविटी की वैल्यू बहुत लो है तो मटेरियल बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, और रिटेंटिविटी भी अगर लो है तो मटेरियल बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी के हाई होने का मतलब है कि मटेरियल देर से मैग्नेटाइज और देर से डीमैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी कोर्सिविटी है ना, कोर्सिविटी हाई होती है ना, और जो रिटेंटिविटी होती है वो भी हाई होती है। कोर्सिविटी भी हाई होती है, रिटेंटिविटी भी हाई होती है। ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेट यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स में जो मैग्नेट यूज किए जाते हैं उनकी कोर्सिविटी भी लो होती है और रिटेंटिविटी भी लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो कोर होता है उसे बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की जरूरत होती है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर होता है उसे क्या करना होता है, हमें बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की जरूरत होती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में वो मैग्नेट यूज किए जाते हैं जिनकी कोर्सिविटी रिटेंटिविटी लो हो। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हालांकि मैंने आंसर पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यही समझना है कि कैसे आया। P हाई, रिटेंटिविटी लो, कोर्सिविटी गलत है। P के लिए दोनों हाई आना चाहिए। देखो यहाँ लो दिया हुआ है, यहाँ लो दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए। T हैज लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, दिस इज करेक्ट बिकॉज बोथ आर लो। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है hypothetical spherical galaxy, the mass density is given by rho equal to k by r. If a planet is rotating at r0 distance from center of galaxy, find relation between time period t and radius r. ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है। हाइपोथेटिकल, सच में नहीं है, हाइपोथेटिकल है, गैलेक्सी है जिसकी जो डेंसिटी है ना, इसका जो डेंसिटी है मतलब ये वेरिएबल है। ये कोई गैलेक्सी है जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है, एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है। मास डेंसिटी रो इज गिवन बाय k बाय r, और ये डेंसिटी किससे गिवन है, डेंसिटी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल गैलेक्सी इज गिवन बाय रो इक्वल टू k बाय r। ठीक, if a planet is rotating at r0 distance from the center of galaxy, मान लेते हैं कि सेंटर से ये r0 डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई प्लैनेट है ऑफ मास स्मॉल m, ले लो, कुछ भी मास ले सकते हैं। मास स्मॉल m पर वो सेंटर से r डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड रेडियस r0। तो इसके टाइम पीरियड t और रेडियस r0 में हमें रिलेशन डिराइव करना है। ठीक, चलो अब टाइम पीरियड का रिलेशन निकालने के लिए बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ। गैलेक्सी का हम टॉप व्यू देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा।
गैलेक्सी के सारे मास को सेंटर पे रख देता हूं मैं कैपिटल एम, और यहाँ पर बॉडी का प्लैनेट का मास आ गया स्मॉल एम, और ये आर नॉट डिस्टेंस में रोटेट हो रहा है। अगर आर नॉट डिस्टेंस में रोटेट हो रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर है आर नॉट, एम आर नॉट ओमेगा स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर नॉट स्क्वायर। ठीक, तो ये स्मॉल एम वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, स्मॉल एम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमें मिलेगा आर नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर नॉट स्क्वायर। अब गाड़ी अटक गई कैपिटल एम पर। कैपिटल एम की वैल्यू हमें नहीं पता है, कैपिटल एम तो वेरिएबल है। अब इस कैपिटल एम को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल एम कैलकुलेट करके वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें यहाँ से ओमेगा से टाइम पीरियड मिल सकता है। चलो कैपिटल एम कैलकुलेट करते हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छे से बताया बच्चों, सबको पता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू लिखूं, इस हाइपोथेटिकल गैलेक्सी के मास की वैल्यू लिखूं, तो मैं लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहां पर लेता हूं मैं आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा स्ट्रिप है ना, आर डिस्टेंस पे जाके एक डीआर को कंसीडर करते हैं, आर पे जाके डीआर ले लिया, ठीक है, और इसका छोटा सा वॉल्यूम निकाल लिया हमने डीवी। तो इसका जो छोटा सा वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया, डीवी। ठीक, इसका वॉल्यूम आ गया आपका डीवी। ठीक, चलो अब रो की वैल्यू पुट करते हैं। रो की वैल्यू क्या गिवन है, के बाय आर डीवी। ठीक, नाउ मास इक्वल टू के बाय आर, ये जो वॉल्यूम है डीवी, ठीक, वॉल्यूम है डीवी, तो ये जो स्फीयर है ना, इसका स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ हो जाएगी डी आर, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एक आर वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो जाती है, ठीक है, आर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर नॉट तक, 0 से लेकर आर नॉट के बीच में सारे एरियाज का सम कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा m इक्वल टू 0 टू आर नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो k 4 पाई, ये टर्म तो आ गई बाहर, r का इंटीग्रेशन हो गया r स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट r नॉट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो r स्क्वायर बाय 2 के लिए हमें मिल गया r नॉट स्क्वायर बाय 2। तो मास की वैल्यू क्या मिली बच्चों, हमें मिली, ये कैंसिल करता हूं मैं अगर, तो ये मिलता है 2 पाई k r नॉट स्क्वायर। हियर इज द वैल्यू ऑफ मास, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास, ये हमें मास की वैल्यू मिल गई। अब इस मास की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पुट कर देते हैं। तो आर नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम की वैल्यू 2 पाई के आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर। तो ये आर नॉट स्क्वायर वाली टर्म तो हो गई कैंसिल, ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 2 पाई के जी डिवाइडेड बाय आर नॉट, 2 पाई के जी डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक, ये मिल रहा है ना। ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई टी। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी, ओमेगा से स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, और इसको लिख रहा हूं 2 पाई बाई टी। स्क्वायर हटाया तो इस तरफ लग जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2 पाई के जी डिवाइडेड बाय आर नॉट। ठीक, चलो दोनों का रिवर्स लिया, 2 पाई का मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई जब ये रूट के अंदर जाएगा आर नॉट के साथ, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई के जी। पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2 पाई आर बाय के जी, 2 पाई आर बाय के जी। ठीक, और अगर आप r को r नॉट लिख रहे हो तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई आर नॉट बाय के जी। सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, होपफुली समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass 3m, this is 3m, is suspended by a meter scale rod of mass m. अच्छा, ये जो रॉड है इसका मास m है, एक 3m मास भी उस पर सस्पेंडेड है as shown in figure. If the tension in a string A is equal to kmg. ठीक है, चलो स्ट्रिंग A में जो टेंशन गिवन है, स्ट्रिंग A में जो टेंशन गिवन है, टेंशन वो कितना है, कितना गिवन है, टेंशन A is equal to kmg. यहां पर टेंशन गिवन है kmg का, ठीक. देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे बहुत आराम से और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. देखो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, हम पॉइंट बी ले लेते हैं. अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क अबाउट बी क्या आना चाहिए, 0, ठीक. टॉर्क नेट अबाउट बी ये क्या आना चाहिए, 0. बी नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है. मैंने बी ले लिया क्योंकि यहां से कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि बी पर टेंशन गिवन नहीं है और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट बी कंसीडर कर लिया. मैं ए भी कंसीडर कर सकता था, लेकिन उस केस में ये टेंशन बाहर हो जाता और हमें बी के टेंशन की जरूरत पड़ती, तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी हो जाता, ठीक. तो सबसे आसान होगा कि आप पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करो, ठीक. चलो तो हम बी से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े. जैसे आगे बढ़े तो हमें 25, ये 75 वाला सेक्शन है, तो 100 से 75 आओगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 पर हमें एक फोर्स दिखा डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड. तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो गया 3mg. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 25 डाउनवर्ड. चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो अब जो भी टॉर्क अपवर्ड कैलकुलेट होगा उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना. डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो ये हो गया 3mg इंटू 25 प्लस. और आगे बढ़ो तो सेंटर पे पूरा के पूरा मास सस्पेंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस रॉड का पूरा के पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा. तो यहां से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी फोर्स हो गया mg, और b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 50, ठीक. डाउनवर्ड है तो इसको भी पॉजिटिव ले लिया. चलो फिर लिखेंगे प्लस. अब देखो, अब अगला जो फोर्स है वो है T इक्वल टू kmg, लेकिन ये अपवर्ड है, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस kmg, और यहां से आते की डिस्टेंस कितनी हो गई 100, इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है. चलो सॉल्व कर लेते हैं. तो 25 इंटू 3 ये तो हो गया आपका 75 mg, प्लस ये हो गया आपका 50 mg, माइनस ये कितना हो गया 100 kmg, इक्वल टू 0. 75 प्लस 50 ये हो गया आपका 125 mg, इक्वल टू इसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 100 kmg, ठीक. mg कैंसिल हो जाते हैं, आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 125/100, ठीक. और वी कैन से 1.25 और वी कैन से 5/4. एक ही बात है, कैंसिल कर लो 5/4, 25 से कैंसिल कर दो, 5/4, 100 से डिवाइड कर दो तो 1.25, एक ही बात. सो द करेक्ट आंसर विल बी k इक्वल टू 5/4. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है. चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ coil of radius r rotating about a diametrical axis. एक डायमेट्रिकल एक्सिस यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एक डायमेट्रिकल एक्सिस गिवन है, इसके अबाउट कॉइल रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक. ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक क्रॉस है, छोटा सा यहाँ बना हुआ दिख नहीं रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये क्रॉस, ठीक. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक, इनवर्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक. चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड. इसमें इसके रोटेशन से, अब देखो इस कॉइल के रोटेशन से क्या हो रहा है, फ्लक्स कट हो रहा है, और फ्लक्स के कट होने के कारण फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जैसा कि फेराडेस लॉज में हमने पढ़ा है, और हमें पता E = -d∅dt. रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर,
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है आपको 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। हाफ रोटेशन मतलब t/2 आपको गिवन है 0.2 सेकेंड, है ना, t/2 गिवन है 0.2 सेकेंड। हाफ रोटेशन का टाइम गिवन है, ठीक, हाफ रोटेशन का टाइम हो गया t/2, ठीक। चलो अब सबसे पहले इस लूप से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों? फ्लक्स होगा BA cos थीटा, और ये जो थीटा है ओमेगा इक्वल टू θ/t, ओमेगा से रोटेशन हो रहा है तो थीटा इक्वल टू में लिख सकता हूं ω/t। तो फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी BA cos ω/t। यहां से आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी BA cos ω/t। नाउ हमें EMF कैलकुलेट करना है, तो EMF फेराडेज लॉ से क्या लिख सकता हूं मैं? कैपिटल E लिख लेता हूं मैं इसको, वेट अ मिनट। फ्लक्स की वैल्यू BA cos थीटा, ओमेगा इक्वल टू θ/t, थीटा इक्वल टू ω/t, ठीक है। तो फाई इक्वल टू मिला आपको BA cos ω/t, ठीक है। तो EMF आएगा आपका माइनस ऑफ d∅/dt, तो माइनस ऑफ d/dt BA cos ω/t। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ BA ओमेगा sin ω/t। cos ω/t का डिफरेंशिएशन sin ω/t, माइनस sin ω/t हो जाएगा प्लस, और ω/t का फिर से करेंगे तो ओमेगा। अब हमें चाहिए E मैक्स। देखो यहाँ पर इसने बोला है ना, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड। हमें क्या चाहिए? E मैक्स। तो sin ω/t को रख दो 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, तो E मैक्स आपको मिल जाएगा BA ओमेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ये आ जाएगी आपकी EMF की मैक्सिमम वैल्यू। अब BA ओमेगा सब गिवन है, यहाँ से ओमेगा गिवन नहीं है, तो EMF इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 5 × 10⁻⁻5। एरिया कितना गिवन है? एरिया तो गिवन नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा πr², और ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2π/t, ठीक है, 2π/t। या फिर चलो इसको पहले वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 10⁻⁻5 एज इट इज, पाई इंटू पाई हो गया π², है ना। और रेडियस कितना गिवन है? रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.1 मीटर, 0.1 × 0.1 आ गया, इंटू ये 2 को मैं नीचे ले आता हूं तो 1/t/2 हो जाएगा। ये इस 2 को मैं नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा 1/t/2, ठीक। यहाँ से पॉइंट्स हटा लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 100। तो EMF मिलेगा आपको, है ना, π² को लिख सकता हूं मैं अप्रॉक्स 10, तो ये π² से एक 0 कैंसिल कर दिया मैंने, तो हमें मिल रहा है 5 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय t/2। t/2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2, तो 1/10 × 0.2, पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ाते हैं, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड लगाए EMF आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁻⁻5। EMF आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁻⁻5 वेबर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। चलिए, होपफुली क्लियर है सभी को, एकदम इजी क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सिलेंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, फाइंड हाइट, ये एक h यहाँ गिवन है डायग्राम में, as shown at which water is in equilibrium with respect to container। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कंटेनर को ऐसे घुमाएंगे तो ये लिक्विड h हाइट तक रेस्ट कर जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्लास में पढ़ाई जाती है कि जो लिक्विड है वो h हाइट तक रेस्ट कर जाएगा अगर आप इसे ओमेगा स्पीड से घुमाओ। तो वो कितनी हाइट तक रेस्ट कर जाएगा, वो हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो एक मिनट, क्वेश्चन मेरा आगे चला गया। हाँ, मुझे क्या चाहिए? हाइट की वो वैल्यू चाहिए, ये कितनी हाइट तक रेस्ट करेगी, इस हाइट की वैल्यू हमें चाहिए।
तो देखो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सेक्शन लेते हैं, एक छोटा सेक्शन ले लेते हैं डीएम। ठीक है, क्या करते हैं, एक छोटा सेक्शन लेते हैं डीएम। ठीक, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ अलग कलर से, है ना। एक छोटा सेक्शन ले लेते हैं डीएम। ठीक, तो इस डीएम का जो वेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा डीएमजी, है ना। इस डीएम का जो वेट होगा वो यहाँ आ जाएगा डीएमजी। और कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक्स रेडियस में घूम रहा है, सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, तो ये जो छोटा सा डीएम है ये भी घूम रहा होगा एक्स में। अगर हम यहाँ से एक्सिस से इसका एंगल देखें तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, कुछ भी एंगल कंसीडर कर सकते हो, है ना। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा आपका डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से, इसको मैं बाहर बना रहा हूं यहां पर। ये है हमारा डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो है ये है आपका डीएमजी। ठीक, इस तरह से, और ये दोनों का रिजल्टेंट। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये कितनी है, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा निकालूं, इसका टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स। टेन थीटा मतलब स्लोप, dy बाई डी एक्स, है ना। इसका अगर स्लोप देखें हम तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। और dx क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड, दिस इज इक्वल टू dmg, dmg। तो ये dm से dm हो जाएगा कैंसिल। अब इस वैल्यू को देखो आप, है ना, इस वैल्यू को देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं dy इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक, एक्चुअली रेडियस को मैं r ले लेता हूं, है ना। इसको मैंने यहाँ x लिखा हुआ था, लेकिन मैं r लेके चल रहा हूं तो मैं उसे स्मॉल r ही कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो रेडियस को ले लिया हमने r, तो dy इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, और dx आ जाता है इस तरफ। ठीक, अब dy जब नहीं घूम रहा था तो ये जीरो लेवल पे था, जब घूम रहा है तो h हाइट पे चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से h तक। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, सारे डीएम यहां से लेकर यहां तक, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू आर, जीरो टू आर। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, h माइनस जीरो से हमें मिला h इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको x कंसीडर कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, रेडियस को मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, है ना। x के रिस्पेक्ट, x पे जाके dx, अगर इस x को, ये भी x है फिर, है ना, इन सबको x कंसीडर कर लो, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। x कंसीडर कर लेते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर बाय जी वाली टर्म तो आ गई बाहर, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय टू, x स्क्वायर बाय टू में लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर बाय टू। तो हाइट की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है प्रॉब्लम। इस तरह से इंटीग्रेशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। If force, velocity and area is considered as the fundamental physical quantities, then find the dimensions of Young's modulus of elasticity। ठीक, अगर आपने UMD यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन अच्छे से पढ़ा है तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं f to the power a, velocity to the power b and area to the power c। अब हमें सिंपल डायमेंशंस पुट करना होती है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की कोई डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन m l t टू द पावर -2, एरिया की डायमेंशन हो गई l स्क्वायर,
इक्वल टू फोर्स, सिमिलर डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2, फोर्स की पावर ए है तो यहाँ भी आ जाएगा ए। v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी एल टी इनवर्स टू दी पावर b, एंड एरिया, एरिया की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर टू दी पावर c। ठीक है, चलो एक एल हो जाता है कैंसिल, तो ये हो जाएगा m एल इनवर्स टी टू दी पावर -2 इक्वल टू m टू दी पावर a एल टू दी पावर a प्लस b प्लस 2c। ठीक, टी टू दी पावर आपको मिलेगा -2a माइनस बी। ठीक, अब हमें कुछ नहीं, पावर्स कंपेयर कर दिए। अगर हम पावर कंपेयर करें तो m की पावर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, l की पावर कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू -1 मिलेगा, और पावर ऑफ t कंपेयर करने पर -2a माइनस बी इक्वल टू -2 मिलेगा। अब a इक्वल टू 1 में यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 माइनस बी इक्वल टू -2। ठीक, तो माइनस बी इक्वल टू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0, तो आपको मिल जाएगा b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 हमें मिल चुका है। ठीक, और a इक्वल टू 1 मिल चुका है। अब a इक्वल टू 1 में यहाँ रख देता हूँ और b इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू -1, तो 2c इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2c इक्वल टू मिल जाएगा -1, तो c इक्वल टू मिल जाएगा -2/2, दैट इज c इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा f टू द पावर 1, f टू द पावर 1, v टू द पावर 0 एंड a टू द पावर -1। ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू मिलेगा f टू द पावर 1, v कितना है पावर b, तो v की पावर b आया 0, और एरिया की पावर आई c इक्वल टू -1। सो दिस विल बी द आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हियर इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये आती है अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी Al, Hg, Cu एंड टंक्शन। ठीक, तो ये एक एनसीईआरटी पे एक बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने रीडिंग लगाई हुई है एनसीईआरटी की बच्चों, तो वहां पर आपको ये वैल्यूज गिवन है, हमें सिंपल रेजिस्टिविटी कंपेयर करना थी। अगर आपको वैल्यूज याद है, सभी की वैल्यूज अगर आपने पढ़ी एक बार, लर्न करी हुई है, तो आप इसमें से करेक्ट ऑर्डर चूज कर सकते हो। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर अगर आप चूज करोगे तो वो आ जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन ए एंड बी मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो इन 36 और 72 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर सारे मीटर पर सेकेंड में गिवन है ना। तो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इक्वल टू इसका हम लेते हैं 5/18, 5/18 लेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये बन जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो दूसरी वैल्यू क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं इसका भी 5/18 ले लेता हूँ। 5/18 लेने के तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू बन गई 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक 1.8 किलोमीटर पर आवर भी, 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 1.8 का भी ले लिया हमने 5/18, ये हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये बन जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 0.5 मीटर पर सेकेंड। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यूज मिल गई। ये ए की स्पीड है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अपना ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, बी इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, ये बी की स्पीड है। अ मैन मूविंग इन ट्रेन ए, है ना, और ये किसी मैन की स्पीड है जो ट्रेन ए के अंदर है। ठीक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्रेन बी। ट्रेन बी से हमने इस आदमी को देखा। चलो, तो ये है आपकी ट्रेन ए।
जो इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। अंदर एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कितने से चल रहा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो सबसे पहले तो अपन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा 0.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा 10, तो यह आ जाएगा आपका 9.5 माइनस 9.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो आंसर आ रहा है माइनस 9.5 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन बी भी है, ये है ट्रेन बी, ये ट्रेन बी, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस ट्रेन में बैठ के हमने इस आदमी को देखा, ये आदमी इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिया, तो इस डायरेक्शन में 9.5 से चलता हुआ दिखा और ये ट्रेन 20 से इधर चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? माइनस 9.5 माइनस, इसको मैंने 20 लिया तो एज इट इज 20 पुट करेंगे 20, तो ये आ जाएगा माइनस 29.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हमने ली है वो इस तरफ है। ठीक, माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 29.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो आ जाएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो एक बहुत ही ज्यादा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक, बहुत इजी कैटेगरी का। अगर आपने 8th में 10th में 12th में मिरर अपने मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस अच्छे से अगर पढ़े हैं तो ये बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय शोन मिरर इन अ रियल ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो देखो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे मिरर बना लेता हूँ, मिरर, इस पे सिल्वरिंग कर देते हैं इस तरह से। ठीक, ये मिरर पे सिल्वरिंग कर दी है ना, ये बहुत जरूरी है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और अब हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन, इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से इमेज बन सकती है। एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट रे को थ्रू द फोकस इंसिडेंट होने दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों लाइट रेज जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पॉइंट ए की इमेज बनेगी, ए डैश, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा बी डैश। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। सबसे पहला पॉइंट, इमेज इन्वर्टेड है, मतलब ये रियल है, तो वर्चुअल वाले दोनों ऑप्शन हो गए बाहर, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। दूसरा, ये डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी दिख रही है, ये मैग्नीफाइड बोल रहा है तो ये भी बाहर, सो 3 इज करेक्ट आंसर। और थर्ड ऑप्शन इनवर्ट, रियल है तो इन्वर्टेड होना ही है। अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड तो वो होगी ही। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एक बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या बोला है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स विद 5 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, देखो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5, ऑर्गन एक मोनोटोमिक केस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 3। ठीक, ये दोनों वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एनर्जी के, ठीक, तो हमें मिलेगा 5/2। n होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कितने दिए इसके 3, तो ये हो जाएगा 3RT प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑर्गन, ये हो गया आपका 3/2। n है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितने दिए ऑर्गन के 5, ये हो गया 5RT। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, 15RT विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी uik कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m as if as shown, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u है, m मास की बॉडी ऐसे, ठीक, m मास की बॉडी ये uik के साथ मोशन में, uik के साथ मोशन में, और ये कोलाइड करती है किसी दूसरी बॉडी 3m के साथ। तो इनका जो कोलिजन हो रहा है बच्चों, वो हेड ऑन कोलिजन नहीं है। m और 3m का जो कोलिजन हुआ है उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जरूर कुछ इस लाइन में रहा होगा, तभी ये जो 3m है आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी गिवन नहीं है, से v डैश, इसको v डैश कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इफ वेलोसिटी ऑफ मास m आफ्टर कोलिजन इज v j कैप, m की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v j कैप है, देन वैल्यू ऑफ v, तो इस v की वैल्यू हमें बतानी है। चलो, सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, ठीक। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा आपका m u i के प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा 0 इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा m v j के और प्लस इसका मोमेंटम हो जाएगा 3m v वेक्टर, ठीक। दिस इज द मोमेंटम ऑफ 3m। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें, इसको इस टर्म को इधर लेकर आए, देखो सबसे पहले तो m कॉमन लेके हम इस m को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा uik माइनस vj के इक्वल टू 3v वेक्टर, तो 3 को भी नीचे ले आते हैं 3, और ये हमें v वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, ठीक, सॉरी v डैश, इसको v डैश बोला है मैंने, तो v डैश वेक्टर की हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक। और अगर आप v डैश का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका u स्क्वायर बाय 9 प्लस v स्क्वायर बाय 9, ठीक। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सभी को आता है, तो इस तरह से v डैश का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, v। अब इस v के कैलकुलेशन के लिए अब मैं लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से v का कैलकुलेशन होगा, इस m की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर प्लस 3m रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर फर्स्ट बॉडी की, प्लस 3m की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 3m v डैश स्क्वायर, ठीक। देखो हाफ m और हाफ m, ये टर्म्स तो आगे कॉमन हो गए कैंसिल, क्या मिला हमें, u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय 9 प्लस v स्क्वायर बाय 9। तो इस u स्क्वायर बाय 9 को इधर ले आते हैं, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, सॉरी ये 3 भी है इसके साथ एक प्रोडक्ट में, यहाँ पर एक 3 भी चल रहा है, ठीक। तो इसको अपन कर देते हैं 3, ठीक। ध्यान से देखो 3m था ना, ये 3 पे ये 3 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। तो ये जो टर्म है आपकी, ये हो जाएगी u स्क्वायर बाय 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 3 का मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ये हो गया आपका 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 2u स्क्वायर बाय 3, और ये हो गया आपका 3 प्लस 1 मतलब 4v स्क्वायर बाय 3। ये टर्म 3 भी कैंसिल, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो आपको v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर बाय 2, और वी कैन से v इक्वल टू u बाय अंडर रूट 2। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। इस लाइन OP के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया गया है, यहाँ पर देखो F, where O is center of ball of mass m and radius r required to lift the ball, ठीक। अब ये जो A है is less than r है, A यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, A क्या है, एक हाइट है, ठीक, A कोई हाइट है, और ये पूरी जो है डिस्टेंस, ये रेडियस है r, ठीक। तो अगर मैं ये वाली टर्म कैलकुलेट करूँ, ये है ना,
इसे कैलकुलेट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस ए, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं r माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं हम थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। अब एक फोर्स, मिनिमम फोर्स की वैल्यू हमें बताना है जो इसे उठा दे, तो एक काम करते हैं, है ना, P के अबाउट में टॉर्क अप्लाई करता है उसमें, r डिस्टेंस पे F फोर्स, r डिस्टेंस पे, तो एक इनवर्ट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसका वेट भी है mg, है ना, इसका खुद का वेट होगा mg इस डायरेक्शन में, ये होगा mg। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, ठीक। तो अब अगर टॉर्क है ना, एक टॉर्क लग रहा है F के कारण, एक टॉर्क लग रहा है mg sin थीटा के कारण, mg sin थीटा का टॉर्क अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखो, ठीक है, तो r क्रॉस f अगर मैं करूं तो ये आउटवर्ड आ रहा है, और r क्रॉस f इसका करूं तो ये आ रहा है इनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉर्क ड्यू टू f है वो ग्रेटर होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा। उसी केस में हम इसको लिफ्ट अप कर पाएंगे, इसको उठा पाएंगे, ठीक। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा। यह है mg sin थीटा, और इसकी डिस्टेंस भी यहाँ से आ रही है, mg sin थीटा की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक। चलो r से r वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि f ग्रेटर देन, ठीक, यहाँ पर हमें मिल जाता है f ग्रेटर देन mg sin थीटा, ठीक है। अब f ग्रेटर देन mg sin थीटा जो हमें मिला है, इसमें हम sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये ट्राइंगल है हमारे सामने, ये रहा ट्राइंगल, ठीक। अब अगर इस ट्राइंगल से मैं sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, p बाय h, और ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस की वैल्यू मुझे पता है r माइनस है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है r, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h कितना है, हाइपोटेन्यूज है r, और बेस कितना है इसका, बेस है r माइनस a, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक। तो sin थीटा की वैल्यू, p की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, ये p स्क्वायर की वैल्यू है, तो रूट लेना पड़ेगा r स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 90 के सामने वाली साइड दैट इज r, ये मिल गया मुझे sin थीटा। चलो इस sin थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल रहा है फोर्स की वैल्यू f ग्रेटर देन mg sin थीटा की वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक, r माइनस a होल स्क्वायर, ठीक। चलो इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि और थोड़ा फर्दर सॉल्व किया हुआ है, और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा f ग्रेटर देन mg अंडर रूट r स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइडेड बाय r। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये r स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा 2ra माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और 2ra माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा। ओके बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग x एंड y आर 450 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, then find the ratio of tension in string x and y will be, ठीक। तो हमें स्ट्रिंग्स में टेंशन पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है 1/2L अंडर रूट
टी बाय म्यू। ठीक, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, एक में फ्रीक्वेंसी है न्यू एक्स और दूसरे में फ्रीक्वेंसी है न्यू वाई। तो अगर मैं न्यू एक्स के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/2L अंडर रूट टेंशन इन एक्स डिवाइडेड बाय म्यू। क्यों म्यू? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। क्योंकि इसने आइडेंटिकल स्ट्रिंग बोला इसलिए दोनों का जो म्यू है वो सेम होगा। म्यू वाई के लिए अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2L अंडर रूट टी वाई बाय म्यू, टी वाई बाय म्यू। ठीक, इसको मैं ऊपर ले गया इसलिए उसका रेसिप्रोकल हो गया। ये हो गया 2L कैंसिल, ये हो गया आपका म्यू कैंसिल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 450 और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई ये गिवन है 300 हर्ट्ज इक्वल टू है अंडर रूट टी एक्स डिवाइडेड बाय टी वाई। चलो यहाँ पे जीरो कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 9/6 3/2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स tx by ty। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका 9/4। तो tx by ty, tx और ty का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9/4। तो 9/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देख लो आप लोग एक बार, 9/4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड C1। इसकी कैपेसिटी कितनी गिवन है हमें, 5 माइक्रोफैरड। चार्ज अप टू 220 वोल्ट, इसका पोटेंशियल गिवन है हमें 220 वोल्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। अच्छा, 220 वोल्ट से हमने इसको चार्ज कर लिया, फिर बैटरी से हटा दिया। नाउ दिस इज 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2.5 माइक्रोफैरड। फाइंड हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसका पोटेंशियल 0 है या अनचार्ज है, जैसे कि यहाँ बोला गया अनचार्ज बोला गया, मतलब इसका पोटेंशियल 0 लेना। ये टर्म्स है हमारे पास। अब देखो बच्चों, एनर्जी लॉस का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, del U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 माइनस C2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, del U इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 C1 कितना है 5 माइक्रोफैरड इनटू C2 हो जाएगा आपका 2.5 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो 5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा आपका 7.5 माइक्रोफैरड। ठीक, माइक्रोफैरड, एक माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 2.5 से 7.5 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक, अच्छा V1 का वोल्टेज कितना है 220 माइनस V2 तो 0 है, इसका हो गया स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी या फिर हीट लॉस ये आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू 5/3 इंटू 220 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 220 मल्टीप्लाइड बाय 220। ठीक, एक 2 से कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 110। ठीक है, 110। चलिए अब हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3 दिख रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 दिख रहा है। अच्छा, एक माइक्रो भी साथ में चल रहा है, और आंसर में हमें क्या दिख रहा है 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 220 इंटू 110 मल्टीप्लाइड बाय, माइक्रो को लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻6 होता है, मैंने इसको -3 में तोड़ लिया
क्योंकि मुझे ऑप्शन में -3 दिखाई दे रहा था, डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इस 10⁻³ को नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 10⁻³ -3 नीचे आके हो जाएगा 10⁻3। ठीक, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11। तो 11 × 11 अगर किया जाए, ठीक, ये 11 × 11 किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 1 to 1 into 10⁻³ divided by 3। 1 to 1 into 10⁻³ divided by 3, that is option number 1 is the correct answer। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ स्मूथ पैराबोलिक वायर y equal to 4cx² about axis of parabola in vertical plane if bead of mass m does not slip at a, b will be। a, b पर बीड रखा हुआ है, ये स्लिप ना हो उसके लिए हमें कंडीशन बतानी। ठीक, और पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, y equal to 4cx²। ठीक है, चलो ये 4cx² गिवन है। अब जब ये इस एंगल पे होगा, ठीक, तो इस पॉइंट पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में mg। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी mg cos theta and this component will become mg sin theta। ठीक, this component will become mg sin theta। अब एंगुलर वेलोसिटी, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना, से ओमेगा से घूम रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ में घूम भी रहा है बच्चों। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, उसको मैं बोलूँगा mr। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियस है उस रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं x, तो ये हो जाएगा mx ω²। अगर मैं इस रेडियस को x कंसीडर कर लूँ तो ये हो जाएगा mx ω²। दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज अगेन थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90। तो mr ω² का थीटा वाला कंपोनेंट ये बन जाएगा आपका mr ω² cos थीटा। अच्छा, r नहीं है, सॉरी ये x है, mx ω² cos थीटा। ठीक है, चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका mx ω² cos थीटा, mx ω² cos थीटा। अब इस बीड के रेस्ट में रहने की कंडीशन क्या है? इस बीड के रेस्ट में रहने की कंडीशन है इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए। कौन कौन से फोर्सेस? mg sin थीटा इक्वल होना चाहिए mx ω² cos थीटा। m कैंसिल आउट, ठीक, हमें यहाँ से मिला tan थीटा इक्वल टू x ω² बाय g। tan थीटा इक्वल टू x ω² बाय g, ये tan थीटा मिल गया। tan थीटा क्या होगा बच्चों? स्लोप होगा dy बाय dx। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ से dy बाय dx, यहाँ से dy बाय dx क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 8cx, dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी 8cx, और वी कैन से tan थीटा इक्वल टू 8cx। ठीक, 4 × 2 हो जाएगा 8, x स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये मिलेगा हमें 8cx इक्वल टू x ω² बाय g। एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ω² इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 8cg। तो ω² इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8cg, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √8cg, और वी कैन से ओमेगा इक्वल टू 2√2 8cg, 2√2cg। So this will be the correct answer to our problem। ठीक है, एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, पहले एक बार इसे अच्छे से देख लो सभी लोग।
ठीक है, चलिए और फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, स्लिट वेट, ठीक है। YDSE का सेटअप सबको पता होगा बच्चों। ऐसे दो स्लिट्स होते हैं, स्लिट्स को हम क्या बोलते हैं, S1 S2, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं D। दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है D। और अगर इन दोनों के स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस देखे जाए तो ये हो जाती है आपकी कैपिटल D, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर आप यहाँ से स्लिट कैलकुलेट पैटर्न कैलकुलेट करते हो वो डिस्टेंस पे होता है y, ठीक है। और अगर हम यहाँ से एक एंगल प्लॉट करें थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P by H एंड विच इज अप्रॉक्स इक्वल टू D। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y by D, ठीक है। अब नाउ ये क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, इन अ स्टैंडर्ड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट वेट इज 1 mm। स्लिट वेट है ना, स्लिट वेट मतलब D, ये जो D है इट इज गिवन 1 mm, ठीक, D गिवन है 1 mm एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 mm, डिस्टेंस इज आल्सो गिवन 1 मीटर। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 632, वेवलेंथ 632 नैनोमीटर, 632 नैनोमीटर एंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म एट y इक्वल टू, y given है 1.270, then find path difference for the point, then find path difference for the point, ठीक है बच्चों। एक बार गिवन डेटा को आप लोग ध्यान से देखो, गिवन डेटा को देखो ध्यान से, इससे हम पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस del x इक्वल टू, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए पाथ डिफरेंस होता है del x इक्वल टू d sin थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया साइन थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, ये होता है y by d, ठीक है, y by d इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू y by d, ठीक। ये जो साइड्स है ना, इन दोनों को हम अप्रॉक्स d लिखते हैं, ठीक, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी होती है, अप्रॉक्स d लिख सकते हो उसको। तो आपको मिलेगा d y by d, मतलब पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें d चाहिए, y चाहिए और कैपिटल D चाहिए। तो ये जो लैम्डा हमें गिवन है ये अननेसेसरीली गिवन है, इसका कोई यूज नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं। तो del x इक्वल टू, देखो d की वैल्यू 1 mm इनटू y की वैल्यू, y है 1.270 mm, ये भी mm में गिवन है, यहाँ देखो ये वैल्यू गिवन है y की, ठीक, डिवाइडेड बाय कैपिटल D, कैपिटल D है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो del x इक्वल टू हो जाएगा मिली इंटू मिली, मतलब 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा माइक्रो, ये हो जाएगा माइक्रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक, मिली और मिली को इन दोनों को मैं जाना चाहिए 10 टू द पावर -6 इंटू 1.270, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मिली से बन गया 10 टू द पावर -6 और बचेगा 1 मीटर, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा del x इक्वल टू 1.270 माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर -6 से बन जाएगा माइक्रो, 1.270 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, ये सबको क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी स्मॉल m दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला, 2 × 10 टू द पावर -3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री,
with the magnetic field with speed 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द पिच। अच्छा पिच क्यों मिलता है मुझे, पिच क्यों मिलता है देखो ये समझते हैं हम इसको थोड़ा सा, और उसके बाद हम पिच कैलकुलेट करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये मैं ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन v वेक्टर, और ये ले लेता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन v वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन v वेक्टर। चलो देखो समझते हैं, ये है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा, ये कंपोनेंट मिलेगा v sin थीटा। अब क्योंकि v cos थीटा फील्ड की डायरेक्शन में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फील्ड की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के कारण कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जो फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो सर्कुलर पाथ में घुमाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो ये इस तरह से एक हेलिकल पाथ में चलेगा। और दो कॉन्सेक्यूटिव सर्कुलर पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे ही हम बोलते हैं पिच। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, अगर मुझे पिच कैलकुलेट करना है ना, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, अगर मुझे पिच कैलकुलेट करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है v cos थीटा, और कितनी देर तक ये v cos थीटा से चला, एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगा, यहाँ से चल के यहाँ पार्टिकल यहाँ से चला, घूमा और यहाँ आया, तो एक रोटेशन पूरा करने में इसको जो टाइम लगा उतनी देर ये v cos थीटा से चलता रहा, तो जो पिच होता है वो होगा v cos थीटा इनटू t, ठीक। चलो अब ये क्या है, t है टाइम पीरियड, कितने टाइम में इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब रिवॉल्यूशन का टाइम निकालने के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मिलता है QEV से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा आपका mv²/r, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स होगा QV। यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिलती है QVR/m, ठीक। मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ बच्चों, इसलिए इतना लेंथी जा रहा है। आप सीधे पिच का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रख सकते हो, तो ये बहुत जल्दी भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा डिराइव करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो v वेलोसिटी से 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करी तो कितना टाइम लगा, 2πr/v, 2πr डिस्टेंस v वेलोसिटी से ट्रेवल करी, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2πr डिवाइडेड बाय v, v की वैल्यू होगी QVR डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ देखो r से r टर्म कैंसिल हो गई, तो टाइम होता है 2πm बाय QV, ठीक। तो इस टाइम की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू गिवन है 10, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, t की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ 2, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय m। m क्या है, प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है। देखो मास क्या है यहाँ पर, जो एंटर कर रहा है पार्टिकल, जो पार्टिकल यहाँ पर एंटर कर रहा है वो कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, डिवाइडेड बाय QV। अच्छा Q क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और v इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। तो ये आपको एक डेटा मिल गया बच्चों, ठीक है, यहाँ से मिल गया आपको एक डेटा, इसको सॉल्व करिए, फर्दर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोमीटर। आप चाहो तो इसको पाई लेके चल सकते हो, क्योंकि आंसर में भी पाई आ रहा है, फर्दर सॉल्व करने पर आपको 50 माइक्रोमीटर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी, कैसे वेलोसिटी से टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड से पिच कैलकुलेट होता है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charged particle having charge q and speed v is moving in xy plane in x direction, ठीक है, xy प्लेन ले लेते हैं। तो थोड़ा फील लाने के लिए चलो पॉजिटिव एक्सिस ही लेता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। ये xy प्लेन ले लिया, ठीक। चलो चार्ज q, a particle having charge q and speed v moving in xy plane in x direction, तो ये x डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है और चार्ज q है स्पीड v,
इट एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है। एक्सटेंडेड अप टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। Then what is equation of path in terms of d? इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा, कोई खास बात नहीं है। तो देखो होगा क्या, जब ये चार्ज इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो एक्चुअली पाथ अपने जो चार्ज है वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। और वो डाइवर्ट कब तक होगा, डाइवर्ट कब तक होगा, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक कहाँ तक लगा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है x इक्वल टू डी तक। तो x इक्वल टू डी तक ये डाइवर्ट होता रहेगा। x इक्वल टू डी के बाद की हम बात नहीं कर रहे, x इक्वल टू डी तक ये डाइवर्ट होता रहेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE। और फोर्स को मैं लिख सकता हूँ ma इक्वल टू QE। तो यहाँ से चार्ज पर एक एक्सीलरेशन एक्ट करेगा दैट इज QE बाय, एक्सीलरेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आ जाएगा और वो कितना होगा, वो एक्सीलरेशन होगा आपका QE बाय m। अब ये QE बाय m एक्सीलरेशन इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट करेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया y, मतलब जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसका जो वर्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो कितना हुआ y। इनिशियल वेलोसिटी x की डायरेक्ट y की डायरेक्शन में कुछ भी नहीं थी, 0। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है QE बाय m t स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए तो हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी x बाई v, ठीक हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। और x इक्वल टू कब तक ये डाइवर्ट होता रहा, x इक्वल टू d तक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x इक्वल टू d पुट कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पाथ मिल जाएगा। और वो जो एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पाथ मिलेगा वो मिलेगा y इक्वल टू QED स्क्वायर, x इक्वल टू d पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर। हियर इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो QED स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर, QED स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन इज मैच्ड करेक्टली, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलिए, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज वेव आर 5 यूनिट एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है 5 यूनिट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव है 3 यूनिट। Then ratio of maximum and minimum amplitude of modulated wave, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो चाहिए। तो A मैक्सिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। और जो A मिनिमम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका A कैरियर माइनस A मैसेज। ठीक, इसको भी आप AC माइनस AM लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, AC माइनस A, AC प्लस A, ठीक, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2, रेशियो आ जाएगा आपका 4, रेशियो आ जाएगा 4। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व करे हैं ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि बच्चों ने एग्जाम दी है, वो एग्जाम हॉल से बाहर आए हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए पेपर में आए, ये वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ठीक, ये वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर में आए थे।
लेकिन इनके एग्जैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास एग्जैक्ट पेपर आएगा तो उसका भी एक वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, अभी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए उसका ही वीडियो सॉल्यूशन है। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे की शिफ्ट के लिए भी आप लोग वेट करिए, सारे सॉल्यूशंस आपको MJCI के चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।